मॉनसून के दिनों में अक्सर लोगों को पकोड़े खाने का मन करता है। ठीक उसी तरह से सुमित्रा छत पर अपने पोते राहुल और पोती अंजलि के साथ बैठी हुई थी और वे तीनों मॉनसून का मजा ले रहे थे। तभी बिनी बिनी बारिश शुरू हो जाती है। अरे बच्चों, ये क्या, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। अगर इस बारिश के मौसम में तुम्हारी माँ गरम गरम पकोड़े और चाय बनाकर दे देती तो मजा ही आ जाता। हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बारिश के मौसम में तो पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। भैया, मैं तो कहती हूँ कि हम अभी नीचे चलते हैं और माँ से पकोड़े बनाने के लिए कहते हैं। हाँ बच्चों, जाओ और अपनी माँ से बोल दो कि गरम गरम पकोड़े और चाय बनाकर तैयार कर दे। दोनों बच्चे अपनी माँ सुमन के पास आते हैं और वो दोनों सुमन से पकोड़े बनाने की जिद करते हैं। माँ, सारे काम छोड़कर तुम हमारे लिए पकोड़े बना दो। देखो ना, बाहर मौसम कितना अच्छा हुआ है और दादी का मन भी है पकोड़े खाने का। आप जल्दी से हम तीनों के लिए चाय पकोड़े बना दो। अरे बच्चों, आखिर मैं किस चीज के पकोड़े बनाऊं? घर में तो कोई सब्जी भी नहीं है। माँ, आप बहाने बना रही हो। हम अच्छे से जानते हैं आपका मन नहीं है ना पकोड़े बनाने का, इसलिए आप ऐसा बोल रही हो। अरे नहीं मेरे बच्चों, तुम्हें पता है ना कि सब्जी का दाम 7वें आसमान पर चढ़ चुका है और आलू तो इतने महंगे हो गए हैं कि पूछो ही मत। 70 रुपए किलो बिक रहे हैं मार्केट में। अब बताओ, एक गरीब इंसान क्या खरीदे और क्या खाए? हमें नहीं पता माँ, हमें तो चाय और पकोड़े खाने हैं। अब तुम ही देखो कि तुम कैसे चाय पकोड़े बनाती हो। पर बेटा, घर में तो बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद कर रहे थे, जिस वजह से सुमन भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो कैसे बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करे। वो तुरंत रसोई घर में जाती है और ये देखने लगती है कि आखिर वो किस चीज से पकोड़े बना सकती है। हे भगवान, पूरी रसोई छान मारी, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं कैसे बच्चों के लिए और अपनी माँ जी के लिए पकोड़े बनाऊं। मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं, सिर्फ 50 रुपए पड़े हैं मेरे पास। घर में पकोड़े बनाने के लिए कुछ भी नहीं था और बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद कर रहे थे। इसीलिए सुमन छाता लेकर बारिश में मार्केट की ओर निकल जाती है और मार्केट पहुंचने के बाद देखती है कि मार्केट में एक भी सब्जी वाला नहीं था, जिस वजह से सुमन थोड़ी सी निराश हो जाती है। तभी सुमन देखती है कि एक आदमी ठेले पर थोड़े बहुत टमाटर लेकर बेच रहा होता है। अरे, ये आदमी तो सिर्फ टमाटर बेच रहा है, क्या करूं? एक काम करती हूँ, टमाटर ही खरीद लेती हूँ। आज बच्चों के लिए नई स्टाइल के पकोड़े बनाऊंगी। सुमन बिना कुछ सोचे समझे ठेले वाले से टमाटर खरीद लेती है और टमाटर खरीदकर घर आ जाती है। घर आने के बाद सुमन टमाटरों को अच्छे से धोकर उन्हें बारीक बारीक काट कर बेसन के घोल में नमक मिर्च मसाला डालकर उनके पकोड़े बना देती है और पकोड़े बनाकर अपने बच्चों को आवाज लगाती है। बच्चों, माँ जी जल्दी आ जाइए, देखिए पकोड़े बनकर तैयार है। माँ ने टमाटर के पकोड़े बनाए हैं। ये सुनकर बच्चे और सुमित्रा तीनों का मुंह बन जाता है। वो तीनों अजीबोगरीब मुंह बनाकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी सुमित्रा बच्चों से कहती है, बच्चों कोई बात नहीं, तुम्हारी गरीब माँ ने अगर टमाटर के पकोड़े ही बनाए हैं तो हम यही टमाटर के पकोड़े खा लेते हैं। वैसे इसमें इस बेचारी की क्या गलती? मार्केट में सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि पूछो ही मत। ठीक है दादी, अगर आप इतना कह रही हैं तो हम यही खा लेते हैं। जैसे ही वो तीनों टमाटर के पकोड़े खाते हैं, उन तीनों को टमाटर के पकोड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। जिसके बाद बच्चे और सुमित्रा सुमन से कहते हैं, अरे बहू, क्या सच में ये टमाटर के पकोड़े हैं? खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, जरा और दे तो। हाँ माँ, ये टमाटर के पकोड़े तो सच में बहुत टेस्टी है, मजा आ गया इसे खाकर। हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं कैसा बना होगा, पर ये तो बड़ा लाजवाब है। अच्छा, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। सुमन भी एक टमाटर का पकोड़ा उठाती है और खाने लगती है और सुमन को भी अपने हाथ के टमाटर के पकोड़े बहुत पसंद आते हैं और वो कहती है, अरे बच्चों, ये टमाटर के पकोड़े तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। और वो क्या कहते हैं, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार। और इसी तरह से सुमन अपनी सास और बच्चों के साथ टमाटर के पकोड़े एंजॉय करने लगती है। थोड़ी ही देर में सुमन का पति विजय भी आ जाता है। विजय बहुत ही थका हुआ था,
लेकिन पकोड़े की खुशबू जैसे ही विजय के नाक तक जाती है, विजय खुशी से कहता है, क्या बात है, लगता है घर में कुछ बढ़िया बना है। अब जल्दी से मेरे सामने भी परोस दो, बहुत मन कर रहा है मेरा खाने का। हाँ हाँ, मैं आपके लिए भी लाती हूँ, मैंने टमाटर के पकोड़े बनाए हैं। क्या कहा तुमने? टमाटर के पकौड़े? फिर तो पता नहीं कैसे बने होंगे। रहने दो, मुझे नहीं खाने। अरे विजय बेटा, एक बार खा कर तो देख, इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं ये टमाटर के पकोड़े कि पूछो ही मत। अरे इतने स्वादिष्ट पकोड़े तो मुझे वो कभी आलू प्याज के भी नहीं लगते जितने ये टमाटर के लग रहे हैं। एक बार खाकर तो देख। चलो भाई, अब माँ इतना कह रही हैं तो एक बार खाना तो बनता ही है। सुमन अपने पति के लिए भी एक प्लेट में टमाटर के पकोड़े सर्व कर देती है। विजय भी टमाटर के पकोड़े खाकर बहुत खुश होता है और इसी तरह से सुमन का पूरा परिवार बारिश में टमाटर के पकोड़े एंजॉय करते हैं। अगली सुबह विजय नहा धोकर अपने काम पर जा रहा होता है। सुमन, मैं जा रहा हूँ। अरे इतने जल्दी क्यों? अरे कल बारिश हुई थी, उस वजह से रास्ता बहुत खराब है बाहर का, और समय से पहुंचना भी जरूरी है, इसीलिए थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ। इतना बोलकर विजय घर से निकल जाता है और रास्ते में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था, तो कहीं पानी भरा था, जिस वजह से विजय खुद को संभालता हुआ जा रहा होता है। तभी आगे एक बिजली का खंबा था और जल्दी जल्दी के चक्कर में विजय ने उस खंबे को पकड़ लिया था। उस खंबे में करंट आ रहा था और जिस वजह से विजय बिजली की चपेट में आने से विजय तुरंत दम तोड़ देता है। आसपास के लोग विजय को उठाकर उसके घर ले आते हैं। अचानक से सुमन के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हे भगवान, कल तक मेरा परिवार कितना खुश था, सब लोग खुशी खुशी टमाटर के पकोड़े खा रहे थे। अरे किसे पता था कि पल भर में क्या हो जाएगा मेरे घर में। अरे मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो गई है। भगवान, ऐसी जिंदगी देने से अच्छा था कि तू हमें ही अपने पास बुला लेता। कैसी अभागन माँ हूँ मैं। अरे अपने जवान बेटे की अर्थी देख रही हूँ। अरे इससे तो अच्छा है कि मैं ही मर जाती। हे प्रभु, आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? क्या बिगाड़ा है हमने किसी का? पापा, वापस आ जाओ ना। पति की मौत के बाद से सुमन के घर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। घर में अब खाने के लिए एक भी दाना नहीं था, जिस वजह से सुमन के साथ साथ उसके बच्चों को भी बहुत तकलीफ हो रही थी। माँ जी, घर की स्थिति तो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा खराब होती जा रही है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर बाहर 8 से 9 घंटे की नौकरी करती हूँ तो मैं अपनी घर गृहस्थी को कैसे संभालूंगी? मेरे पीछे मेरे 2 बच्चे भी तो है और आप भी तो हो, आपको भी तो देखना है मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। देख बहू, अभी जो समय चल रहा है वो बहुत बुरा है और कहीं ना कहीं इस समय हमें एक दूसरे को संभालते हुए ही आगे बढ़ना है। मेरी बात मान तो तू मार्केट से टमाटर खरीद कर ले आ और टमाटर के पकोड़े और चाय बनाकर बेचना शुरू कर दे, क्योंकि मार्केट में सब्जियां बहुत महंगी है। इसलिए टमाटर ही खरीद, उसी के पकोड़े बनाना शुरू कर दे। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। शायद अब यही एक रास्ता है जिससे मैं अपने घर को संभाल सकती हूँ। तभी बच्चे वहाँ आते हैं। माँ, टीचर ने स्कूल में बोला है फीस जमा कराने के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, मैं कल कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करके तुम्हारी फीस जमा कर दूंगी। सुमन की स्थिति एकदम से खराब हो जाती है। उसके सर पर अब घर के खर्चे के साथ साथ बच्चों की फीस का भी टेंशन था। अब गरीबी में एक माँ कैसे अपने बच्चों के साथ साथ अपनी पूरी घर गृहस्थी संभालेगी। सुमन बाजार जाकर थोड़े बहुत टमाटर खरीद कर ले आती है और ठेले पर ही छोटा सा चूल्हा रखकर टमाटर के पकोड़े बनाना शुरू करती है और बहुत ही कम दाम में वो टमाटर के पकोड़े और चाय बेचती है। जब लोगों की नज़र सुमन के ठेले पर जाती है तो लोगों को टमाटर के पकोड़े सुनकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन लोगों के मन में टमाटर के पकोड़े का स्वाद लेने की जिज्ञासा भी थी। इसलिए लोग धीरे धीरे करके सुमन के ठेले पर आते हैं और टमाटर के पकोड़े खरीदकर खाने लगते हैं। लोगों को टमाटर के पकोड़े बहुत पसंद आते हैं। क्या बात है बहन जी, आपने तो बड़े स्वादिष्ट टमाटर के पकौड़े बनाए हैं। अरे इतने कम दाम में इतना बढ़िया स्वाद दे रही हैं आप। कम से कम 1 प्लेट और लगा दीजिए मेरे लिए। अपनी दुकान पर ग्राहकों को इस तरह से आता हुआ देखकर सुमन बहुत खुश हो जाती है और सुमन पूरी मेहनत के साथ टमाटर के पकोड़े बेचने का काम करती है। इस तरह से धीरे धीरे सुमन की गाड़ी अब पटरी पर आ जाती है
और इस तरह से सुमन अपने बच्चों के साथ और अपनी सास के साथ अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए एक अंडा पराठा बना दो ना। जब भी तू पढ़ने बैठता है उसी वक्त तुझे भूख लगनी शुरू हो जाती है। नहीं दीदी, मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए एक अंडा पराठा बना दो ना। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए अंडा पराठा बनाकर लाती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं तुझसे पूरा पाठ अच्छी तरह सुनूंगी। अगर इस बार तूने मुझे अच्छे से पाठ नहीं सुनाया तो माँ को कहकर तेरी अच्छी क्लास लगवाऊंगी। रश्मि अब अपने छोटे भाई के लिए अंडा पराठा बनाकर लाती है। चिंटू अंडा पराठा खा ही रहा होता है कि तभी उनके घर पर किसी का फोन आता है। माँ, तुम फोन उठा लो ना, मेरे हाथ पर तेल लग गया है। सरला फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि खेत में काम करते हुए उसके पति मुकेश को गहरी चोट लग गई है। वो तीनों जल्दी से खेत पर पहुंचते हैं और मुकेश को अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, इनकी कमर में काफी गहरी चोट लग गई है, इसीलिए इन्हें ठीक होने में थोड़ा समय लग जाएगा। आप कुछ महीनों तक इनका खास ध्यान रखिएगा, इन्हें कोई भी काम मत करने दीजिएगा। कुछ महीने बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रश्मि अपने पिता को लेकर घर आ जाती है और सभी घर वाले बहुत अच्छी तरह से उनकी देखभाल भी करते हैं। लेकिन उनके घर में सिर्फ उनके पिता ही कमाने वाले थे, इसलिए उन्हें चोट लग जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगती है। माँ, मुझे अगली क्लास के लिए बाजार से किताबें खरीदनी है, मुझे किताबें खरीदने के पैसे दो ना। बेटा, मेरे पास तो अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। जो पैसे बचे थे उनसे तेरे पिताजी की दवाई ले आई। तू थोड़े दिन तक अपने दोस्तों से किताब मांगकर पढ़ाई कर ले, थोड़े दिन बाद मैं तेरे लिए नई किताबें खरीद दूंगी। लेकिन माँ, अगर मैं कल किताबें लेकर स्कूल नहीं गया तो मेरी टीचर मुझे बहुत मारेगी। मैं क्या करूं बेटा, मेरी भी तो मजबूरी है। मैं एकदम से तेरी किताबों के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं? तो चिंता मत कर चिंटू, मैं तेरे लिए टीचर से बात कर लूंगी। और माँ, मैं सोच रही हूँ कि घर का खर्चा चलाने के लिए मैं अपना अंडा पराठे का एक ठेला खोल लूं। वैसे भी मेरे हाथ के अंडा पराठे सभी को बहुत पसंद आते हैं। जब तक पिताजी ठीक नहीं हो जाते तब तक हम अंडा पराठे बेचकर ही अपना खर्चा चला लेंगे। लेकिन हमारे पास ठेला खरीदने के पैसे कहाँ हैं? और बिना ठेले के तू अंडा पराठा कैसे बेचेगी? अरे दीदी, हमारे पास वो पिताजी की पुरानी रेहड़ी है ना, हम उसी को ही एक ठेले की तरह इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह चिंटू, तूने तो मेरी ये परेशानी भी खत्म कर दी। अब रश्मि अपने पिताजी की पुरानी रेहड़ी की मरम्मत करके उसे ठीक कर लेती है और अगले दिन से अंडा पराठा बनाने का सारा सामान लेकर बाजार में पहुंच जाती है। उसके अंडा पराठे की सुगंध से जल्द ही उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अंडा पराठा की खुशबू तो बड़ी ही कमाल की आ रही है। भाई साहब, इस अंडा पराठे की खुशबू ही नहीं बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। आप एक बार खाकर तो देखिए। अच्छा, मुझे एक अंडा पराठा दे दो, हरी चटनी थोड़ी ज्यादा लगाना। ठीक है भैया, ये लीजिए। ग्राहक अब उस अंडा पराठा को खाता है तो उसे उसका स्वाद बहुत ही पसंद आता है। वो रश्मि के अंडा पराठा की तारीफ कर ही रहा होता है कि तभी रश्मि के अंडा पराठा स्टॉल पर लोगों की भीड़ लग जाती है। मुझे भी एक अंडा पराठा देना। मेरे लिए डबल एग अंडा पराठा देना। अपने काम के पहले ही दिन रश्मि के ठेले पर इतनी भीड़ लग जाती है कि उसके लिए अकेले काम संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी वहां से गुजर रहे एक पुलिस वाले की नजर रश्मि के ठेले पर पड़ती है। वो शाम को सभी ग्राहकों के जाने के बाद रश्मि के ठेले पर आता है। आज देखा मैंने, काम तो तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है। जी साहब, मैंने आज ही ये ठेला लगाया है। क्या आपको भी अंडा पराठा खाना है? नहीं, मुझे कोई पराठा नहीं खाना है। मैं तो यहाँ तुमसे इस ठेले को लगाने का हफ्ता लेने आया हूँ। हफ्ता? कैसा हफ्ता? मैं कुछ समझी नहीं साहब। देखो तो कैसी भोली बन रही है। हफ्ता मतलब पैसा। अगर यहाँ ठेला लगाना है तो मुझे रोज के 300 रुपए देने होंगे, वरना अगले दिन से तुम्हारा ये ठेला यहाँ दिखेगा नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? एक तो मेरे पिताजी वैसे ही बीमार है, इस ठेले के कमाए हुए पैसों से मुझे अपने घर का खर्चा और उनकी दवाइयों का खर्चा भी निकालना है।
अगर इसमें से मैं हर रोज आपको 300 रुपए दूंगी तो मुझे तो कुछ बचेगा ही नहीं। वो सब मैं कुछ नहीं जानता लड़के। यहाँ पर जितने भी लोग ठेला लगाते हैं वो सब मुझे हफ्ता देते हैं। चल आज के 300 रुपए निकाल, वरना अभी के अभी यहाँ से तेरा ठेला उठाकर ले जाऊंगा। पुलिस वाले की बात सुनकर रश्मि डर जाती है और पुलिस वाले को पैसे दे देती है। अब वो पुलिस वाला हर रोज रश्मि के ठेले पर आकर उससे पैसे ले जाता है, जिस वजह से रश्मि को अपने काम में बहुत घाटा होने लगता है। मेरे आज के पैसे कहाँ हैं? जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे। देखिए साहब, मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं है। मुझे जाकर अब अपने पिताजी की दवाइयाँ लानी है। मैं अब आपसे डरकर आपको और पैसे नहीं दूंगी। अच्छा तो ऐसी बात है, नहीं देगी तू मुझे पैसे? देख अब मैं क्या करता हूँ। वो पुलिस वाला अब हवलदार को इशारा करता है और वो हवलदार आकर रश्मि के ठेले को वहां से उठाकर थाने ले जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? ये तो मेरी रोजी रोटी है, इसे मुझसे क्यों छीन रहे हैं? अपना ठेला लेने के लिए रश्मि पुलिस इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ने लगती है, लेकिन वो पुलिस वाला रश्मि को दुत्कार कर जोर जोर से हंसने लगता है। क्या कहा? तुझे तेरा ठेला वापस चाहिए? तो आकर ले जा थाने से, बस जुर्माने के 10,000 रुपए जमा करवा दियो। 10,000 रुपए? लेकिन किस बात के साहब? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। मुझे पैसे देने से मना किया था ना, तो अब भुगतना तो पड़ेगा ही। या तो पैसे देकर ठेला छुड़ा ले या फिर आराम से अपने घर बैठ। देखिए साहब, या तो आप मुझे मेरा ठेला वापस दे दीजिए या आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन जाकर बड़े साहब से कंप्लेंट करूंगी। अच्छा तो तू मेरी कंप्लेंट करेगी? अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर वो पुलिस वाला रश्मि को एक जोरदार धक्का मारता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। धक्का लगने की वजह से रश्मि का सर दीवार से जाकर टकरा जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर की उन हरकतों को पास में खड़ा एक लड़का देख रहा होता है। जैसे ही रश्मि को चोट लगती है, वैसे ही वो लड़का रश्मि के पास आकर उसके माथे पर लगे खून को साफ करने लगता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये ठेला मैं तुम्हें वापस दिलवा कर ही रहूंगा। पहले तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम पवन है। यहाँ पास में जो कॉलेज है मैं वहां पढ़ता हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो उस पुलिस वाले की हरकतों को देखा मैंने, इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए चला आया। पवन अब रश्मि को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर रश्मि के सर पर अच्छी तरह मलहम पट्टी लगाते हैं। रश्मि जैसे ही अपने घर जाती है, वैसे ही उसकी माँ उसके सर पर बंधी पट्टी को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन उसकी माँ परेशान ना हो इसलिए रश्मि अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती और चोट का बहाना बना देती है। रश्मि बेटा, तुझे आज अंडा पराठे का ठेला नहीं लगाना क्या? सुबह के 10 बज रहे हैं। नहीं माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज मैं आराम करना चाहती हूँ। अच्छा चल कोई बात नहीं, आज मैं अंडा पराठे का ठेला लगा लेती हूँ। शाम को तेरे पिताजी की दवाइयाँ लानी है ना, और घर में पैसे भी कम हैं। हे भगवान, अगर माँ बाजार में ठेला लगाने गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि पुलिस वाले मेरा ठेला उठा कर ले गए हैं। रुको रुको माँ, तुम रहने दो, तुम घर पर रहकर पिताजी का ध्यान रखो, मैं ही ठेला लगा लेती हूँ। वैसे भी मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। इतना कहकर रश्मि बाजार की ओर निकल जाती है कि तभी वहीं पर पवन नाम का लड़का अचानक रश्मि के सामने आ जाता है। मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी तुम? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। तुम भले ही मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। बहुत बार तुम्हारे ठेले से अंडा पराठा खरीद कर खाया है मैंने, और मैं तुम्हें तुम्हारा ठेला भी वापस दिलवा सकता हूँ। लेकिन वो कैसे? वो पुलिस वाला बहुत ही बेकार है। अगर तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की तो वो मेरी तरह तुम्हारे भी पीछे पड़ जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं सब संभाल लूंगा। पवन अब रश्मि को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जहां वो सीधे एसीपी सर के कैबिन में जाता है। ये तो एसीपी सर का कैबिन है। अरे बेटा पवन, तुम यहाँ पर? इज एवरीथिंग ऑल राइट? नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। ये मेरी दोस्त है रश्मि, ये बाजार में अपना अंडा पराठे का ठेला लगाती हैं
और आपका इंस्पेक्टर मनोज शर्मा हर रोज इससे हफ्ते के पैसे लेता था, और जब इसने पैसे देने से मना कर दिया तो वो इसका ठेला उठाकर यहां ले आया और अब इसे ठेला छुड़वाने के लिए 10,000 रुपए मांग रहा है। अब आप ही देखिए कि आपको उनसे कैसे डील करनी है। अच्छा, तो ऐसी बात है। मुझे तो पहले से ही उस पर पूरा शक था। कंप्लेंट तो इसके पहले भी मेरे पास आई है, लेकिन आज तक इसके खिलाफ किसी ने कोई गवाही नहीं दी। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा ठेला मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। अब एसीपी साहब इस इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और उसे सस्पेंड कर देते हैं, जिसके बाद रश्मि का ठेला भी उसे वापस मिल जाता है। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मुझे मेरा ठेला वापस मिल गया, और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया पवन। अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी भी इस पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर पाती, और ये हमेशा ऐसे ही हम जैसे गरीब ठेले वालों को परेशान करता। कोई बात नहीं रश्मि, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इतने समय से तुम्हारे ठेले पर अंडा पराठा इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पवन की बात सुनकर रश्मि शर्मा जाती है। वो पवन को अपना जवाब देते हुए कहती है, पवन तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम जैसे लड़के से शादी करना तो मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन जब तक मेरे पिताजी ठीक नहीं हो जाते तब तक मुझे अपने घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए ये अंडा पराठे का ठेला लगाना होगा। जब मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो मैं उनसे हमारी शादी की बात करूंगी। ठीक है रश्मि, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले दिन से रश्मि फिर से अपना अंडा पराठे का ठेला लगाना शुरू कर देती है। इस बार कोई भी पुलिस वाला उससे हफ्ता मांगने नहीं आता, जिस वजह से वो अंडा पराठा बेचकर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाने लगती है। कुछ ही महीनों में वो इतनी तरक्की कर लेती है कि अंडा पराठा के ठेले की जगह वो अपना एक अंडा पराठा का रेस्टोरेंट खोल लेती है। कुछ महीनों बाद उसके पिता की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब रश्मि अपने पिता से पवन के बारे में बात करती है। रश्मि के पिता को भी पवन बहुत ही पसंद आता है। वो बड़ी ही धूमधाम से पवन के साथ रश्मि की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद रश्मि के माता पिता और भाई भी रश्मि के साथ उस अंडा पराठे के रेस्टोरेंट को संभालने लगते हैं, और शादी के बाद रश्मि खुशी खुशी अपने अंडा पराठा के रेस्टोरेंट को संभालती हुई पवन के साथ एक अच्छी जिंदगी जीने लगती है।